हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है इनकम टैक्स का अपना एक चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। और प्रीवियस लेक्चर में इसके जो बेसिक्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और वहां पर हमने स्टार्ट किया था अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम था अलाउंसेस, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज ही हम इस वाली क्लास में। आई होप प्रीवियस लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। तो देखिए, जब हम बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में, तो अलाउंसेस क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो भी आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है इन कैश, वो अलाउंसेस में काउंट किया जाता है। और अलाउंसेस जो है, जैसे कि पिछली बार आपको समझाया गया था कि उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। वो अलाउंसेस अगर जिनका नाम क्वेश्चन में गिवन है तो उस पर आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है, बस उसको पूरा आप अपनी सैलरी में इंक्लूड कर देंगे ले जाके, क्योंकि वो फुल्ली टैक्सेबल है। एक पार्ट यहां पर है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। वो अलाउंसेस जिनका नाम क्वेश्चन में अगर आ गया तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। इनको आपको अपनी सैलरी में इंक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि इन पे छूट मिली हुई है, इन पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये दो आसान होते हैं। इनके जो भी आइटम्स हैं उनके जो नाम हैं वो आपको सिर्फ याद करने हैं, और इसी तरह इसमें जो भी आइटम्स हैं उनके जो नाम हैं वो आपको याद कर लेने हैं। और इनकी जो लिस्ट है, दोनों ही टाइप के जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो फुल्ली टैक्सेबल वाले हों या फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाली कैटेगरी हो, तो इनकी जो प्रॉपर लिस्ट है, जो आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, वो शेप्सर क्लासेस वाली अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दी गई है। वहां से देखकर सिर्फ नाम याद करने हैं, बहुत आसान काम है। मेन जो है वो यहां पर आता है पार्टली टैक्सेबल, या फिर आप इसको कह सकते हैं एग्जेम्प्टेड अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो इस तरह से 3 कैटेगरी हैं। स्पेशली जो हमें पढ़ना है वो यही वाली पढ़नी है, बीच वाली जो हमने आपको बताई है पार्टली टैक्सेबल वाली, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं। अलग अलग टाइप के अलाउंसेस हैं, उनके अलग अलग कैलकुलेशंस बताए गए हैं किस तरह से किस अलाउंस की टैक्सेबिलिटी या एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप याद करेंगे, लास्ट टाइम स्पेशली मैंने एक कैटेगराइजेशन आपको दिखाया था जिसमें पर्सनल यूज के लिए अगर आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आपको मिल रहे हैं, तो वो स्पेशली इसी कैटेगरी से रिलेटेड था। इसीलिए मैंने कहा था कि स्पेशली उन्हीं पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनमें तो सिर्फ आपको क्या करना है, नाम याद करना है, बात खत्म हो जाएगी। तो ये है अलाउंसेस, किस तरह से आपको कवर करते हुए चलना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस हैं उनको डिस्कस करना। तो बेटा, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ये जो अलाउंसेस हैं इनमें फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाले जो अलाउंसेस हैं उनका सिर्फ आपको नाम याद करना है, और वो आपको शेपसर क्लासेस की एप्लीकेशन से लिस्ट निकाल लेनी है और याद कर लेना है। और इसमें आप देखेंगे जो फुल्ली टैक्सेबल वाला है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डियरनेस अलाउंस, जिसको आप डीए कहेंगे। अब ये डीए जो है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का पार्ट होता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और इसके बारे में क्या बता रहे हैं भाई, सभी लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि डीए इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। डीए इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में होगा क्या ना, कि आप जब बाकी अलाउंसेस के लिए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पे हम डीए का सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट ले रहे होते हैं, या फिर वो पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के टाइम पे भी काम में आएगा। तो एक अलग चीज है जिसका आप नाम याद करेंगे भाई। डीए को ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब हम टोटल सैलरी की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा 100% जो आपका डीए है कंप्लीटली उसको इंक्लूड कर देना है सैलरी में। लेकिन एक होता है डीए का फॉर्मिंग पार्ट, या फिर वो पार्ट जिसके आगे लिखा हुआ होगा एंटरिंग इन द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा होगा उसके आगे। अगर इस टाइप से कोई पार्ट है डीए का, तो उसका हम कब काम में लेते हैं, वो काम में आता है बेटा
बाकी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन के टाइम पे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स। जो बाकी अलाउंसेस हैं, बाकी परक्यूजिट्स हैं, उनके टाइम पे कहीं कहीं पे डीए का सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट काम में आता है, लेकिन टैक्सेबल पूरा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। काफी लोगों को मैंने देखा वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी टैक्सेबल में खाली इसको लिख देंगे, कभी जब फॉर्मिंग पार्ट की बात चल रही है तो पूरा लगा दे रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं करना। मतलब क्या है इसका समझिए भाई। जैसे आपको डीए मिला, डीए मिला आपको 10,000, डीए कितना है 10,000, और ये कहा जा रहा है कि इस 10,000 का 40% जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है। 40% क्या है? फॉर्मिंग पार्ट। तो इस 60% के लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ बात यह है कि जब टोटल सैलरी की बात चल रही होगी तब तो आप इस पूरे को इंक्लूड कर देंगे। लेकिन ये जो फॉर्मिंग वाला पार्ट है ना, यानी कि इसका 40% यानी कि 4,000, ये सिर्फ जब काम में आएगा जब हम किसी दूसरे अलाउंसेस की या फिर किसी परक्यूजिट की, जब हम एग्जेम्पशन की बात करेंगे। ये आपको थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी जब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा HRA वाला। तो डीए में सिर्फ इतना ही है। डीए क्या होता है भाई, ये आपको कल बता दिया गया था। तो डीए का क्या देखना है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन इसका कुछ पार्ट अगर फॉर्मिंग पार्ट है तो वो कहां पे यूज होगा? एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए अलाउंसेस या परक्यूजिट की। कैसे करना है अब हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है HRA। उसमें HRA भी सीख लेंगे और इसका क्या मतलब है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। अब ये हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है इसको समझेंगे। देखिए हुआ क्या कि सपोज कीजिए भाई आप अलीगढ़ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? अलीगढ़ में। और आपकी जॉब जो है वो लग गई है दिल्ली में। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हुआ क्या भाई, आपका अपना जो घर है, अपना जो रेसिडेंस है वो कहाँ पर है? वो तो अलीगढ़ में है ना। जब आप किसी दूसरी सिटी में जाकर शिफ्ट होंगे जॉब के पर्पज से, तो वहां पे आपका घर थोड़ी है। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? घर लेना पड़ेगा रेंट पे, किराए पे घर लेना पड़ेगा, उसमें आप रहेंगे और फिर आप जॉब करेंगे। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि भाई जो आपको सैलरी मिलेगी, समझिएगा बात, पता लगा सैलरी जो भी आपको मिल रही है उसमें से काफी पैसा तो आपका किसमें खर्च हो जाता है? रेंट में। तो आप रोने लगे, अपने आप एम्प्लॉयर के पास गए, बोले सर मैं तो अलीगढ़ वापस जा रहा हूँ, मेरा तो बहुत पैसा किसमें खर्च हो जाता है? रेंट में। तो एम्प्लॉयर ने कहा परेशान मत हो, तुम्हारा जो रेंट का पैसा है ना वो मुझसे ले लिया करो, कुछ पैसा तुम्हारी सैलरी के अलावा हम दे दिया करेंगे। तो आपको समझ रहे हैं कैश मिल रहा है सैलरी के साथ में। तो कल आपको समझाया गया अलाउंसेस क्या होते हैं। सैलरी के अलावा अगर एडिशनल कोई पैसा मिल रहा है तो आपको कैश मिल गया। किस पर्पस से मिला भाई? घर का रेंट पे करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, आप तो खुश हो गए, एम्प्लॉयर भी खुश हो गया कि भाई बढ़िया हमारा एम्प्लॉई है, चलो ये बेचारा परेशान है, इसे कुछ पैसे दे रहे हैं, मेहनत से काम करता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा खुश हुई। गवर्नमेंट बोली अच्छा जी एक्स्ट्रा पैसा मिला है तो इस पे भी टैक्स लगेगा। एक्स्ट्रा पैसा मिला है तो इस पे भी क्या होगा? टैक्स लगेगा। लेकिन उस टैक्स को लगाने से पहले उसने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, एक हिसाब बनाते हैं कि अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तुम बच पा रहे हो तो कुछ तुम्हें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो कुछ कम पैसे पे टैक्स दे देना। क्या मतलब है इस बात का, जरा समझिए। तो HRA तो क्या हो गया? वो अमाउंट जो आपको रेंट पे करने के लिए मिला, लेकिन इसमें से पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ पैसे पे छूट मिल सकती है। कैसे मिलेगी समझिए। तो आप यहां पर देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ HRA। HRA की एग्जेम्पशन देख रहे हैं कितना पैसा बचेगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1, बात नंबर 2 और बात नंबर 3। 3 बातें कौन कौन सी हैं समझिए। देखिए सबसे पहले आपको देखना है एक्चुअल HRA रिसीव्ड।
आपको कितना HRA मिला। फिर आपको देखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना आपने असल में रेंट पे किया भाई, ये तो क्या है, कितना पैसा आपको मिला कंपनी की तरफ से रेंट पे करने के लिए, और असल में आपने कितना रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, अभी परेशान करेगा। आगे चल रहे हैं, फिर आपको लेना है 40% और 50% ऑफ सैलरी, और यहां पर भी एक स्टार लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझना है कि 40 और 50 का क्या हिसाब है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही वैल्यू उठाई जाएगी। तो 40% कब रखना है और 50% कब रखना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जहां पर जॉब कर रहे हैं ना, वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। अगर इन 4 सिटीज में आप काम कर रहे हैं तो आपको लेना है 50% ऑफ सैलरी। और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है या किसी और सिटी का नाम है, सपोज अलीगढ़, मेरठ, आगरा, XYZ, तो आप रखेंगे फॉर अदर सिटीज। कितना उठा लेंगे आप, 40% ऑफ सैलरी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो 40 लेना है या 50 लेना है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये है कि यहाँ पर सैलरी के ऊपर स्टार क्यों है। तो एक चीज है जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, जिसका नाम है सैलरी फॉर HRA। HRA की कैलकुलेशन के लिए हम जो सैलरी के वर्ड यूज कर रहे हैं, तो सैलरी कितनी रखनी है। तो सैलरी फॉर HRA की बात चल रही है। क्या क्या लेना है भाई, समझते देखिए। सबसे पहले आपको लेनी है बेसिक सैलरी। उसमें आपको ऐड करना है DA का फॉर्मिंग पार्ट। यहां पर देखिए काम में आया। कंप्लीट जो 100% DA की वैल्यू है वो नहीं आनी, सिर्फ DA का जो फॉर्मिंग पार्ट है वो यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। और फिर आप इसमें ऐड कर देंगे परसेंटेज बेस्ड कमीशन, और इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा आपका वो बन जाएगी सैलरी फॉर HRA। और फिर यहां पर आप उसका 40%, 50% या 10% जो भी चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस परसेंटेज का मतलब पूछ रहे हैं कुछ लोग, सर परसेंटेज बेस्ड कमीशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो आपको कमीशन मिल रही है ना, वो आपको टर्न ओवर की परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलती है। यानी कि जो भी सेल्स हुई है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपके लिए बताया गया है कि इतना आपका होगा, तब यहाँ पर ऐड होगा। अगर फिक्स्ड कमीशन है भाई, एक तो ये है कि आपको कमीशन मिलनी है, 10,000 रुपए सपोज आपको हर साल मिलने हैं एक्स्ट्रा कमीशन के, वो नहीं आएगा। परसेंटेज वाली आनी है, यानी कि जितनी ज्यादा सेल उतनी ज्यादा आपकी कमीशन का अमाउंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तो परसेंटेज वाली आनी है। तो बेसिक सैलरी प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन, ये कहलाएगी सैलरी फॉर HRA। और यहाँ पर इस वाली बात को आप देख रहे हैं, ये जो फॉर्मिंग पार्ट लिखा हुआ है, तो DA की एक परसेंटेज गिवन होती है जिसके आगे लिखा होता है एंटरिंग इनटू द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, या फिर फॉर्मिंग पार्टी लिखा होगा तो बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में DA गिवन है तो फॉर्मिंग पार्ट चाहिए, और एक वर्ड आपको अलग मिलेगा डियरनेस पे। तो डियरनेस पे अगर है तो वो पूरा पूरा इंक्लूड कर दिया जाएगा। DA के साथ तो फॉर्मिंग पार्ट चाहिए, और डियरनेस पे जो है वो पूरा पूरा इंक्लूड हो जाएगा। अब समझिए जरा, ये बात हो गई कि सैलरी कैसे निकालें। ये जो हम सैलरी ढूंढ रहे थे, सैलरी मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका एग्जेम्पशन। HRA का एग्जेम्पशन चाहिए हमें। तो एग्जेम्प्टेड इन 3 में से कौन सी वैल्यू है ये आपको बताना है। तो क्या देखना है कि इन 3 में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी ना, वही एग्जेम्प्टेड वैल्यू कहलाएगी। ये और ये, इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, एग्जेम्प्टेड वैल्यू। और एक बात समझेंगे, अगर कभी भी जब हम रेंट पेड माइनस 10% वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर हमारा आंसर निगेटिव आ रहा है, भाई निगेटिव हो सकता है कि ये वाली वैल्यू अगर छोटी हो और ये बड़ी हो जाए, तो आप फिर क्या करेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे बल्कि बस निल लिख देंगे उसके आगे। ध्यान रखेंगे, अगर सेकंड वाला पॉइंट जो है रेंट पेड माइनस 10% वो निगेटिव है, तो क्या कर देंगे, उसके आगे निल लिख दिया जाएगा। ये बात हो गई एग्जेम्प्टेड फिगर की। अगर हमसे पूछेगा टैक्सेबल वैल्यू क्या है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA बताइए, तो आपको क्या करना है, HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन। तो जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल HRA।
समझिए पहले इस बात को, और फिर इन सभी चीजों को समझाने के लिए क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। एग्जेम्प्टेड ये वैल्यू है, टैक्सेबल मतलब कितना मिला माइनस कितनी छूट मिल गई, तो जो बचा वो आपका टैक्सेबल एचआरए कहलाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लीजिए चाहें तो, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एट अ सैलरी ऑफ ₹70,000 पर मंथ। तो ये उसकी क्या हो गई, बेसिक सैलरी। 10,000 पर मंथ एज डीए, 6,000 पर मंथ एज डियरनेस पे। तो बताया जा रहा है उसको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना। 12,000 पर मंथ एज कमीशन। ये वो चीजें हैं जो उसको मिली हैं, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं देखो, ही ऑल्सो रिसीव्ड HRA ₹2,000 per month and rent paid by him is ₹2,500 पर मंथ। ये तो हो गया क्वेश्चन का पार्ट। अब हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA फॉर मिस्टर एक्स। क्या लेकर आना है आपको, टैक्सेबल HRA हमसे कह रहा है कितना होगा बताइए। तो टैक्सेबल HRA कैलकुलेट करना है, तो टैक्सेबिलिटी निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्प्टेड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी होगी HRA की, पहले हम ये देखेंगे। फिर रिसीव में से जब आप एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। आइए समझते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ HRA। फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, फर्स्ट पॉइंट देखिए आपको बताया गया था एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो हम आपको अमाउंट मिला है देखो HRA का 2,000 पर मंथ, आपको पर एनम की वैल्यू चाहिए, तो 24,000 आप इसको कर देंगे। सेकंड पॉइंट था हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड देखेंगे 2500 इंटू 12 यानी कि 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो इस सैलरी से पहले आपको यहां पर आना पड़ेगा और सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक सैलरी, फिर डीए अगर है तो फॉर्मिंग पार्ट, परसेंटेज वाली कमीशन, और डियरनेस पे है तो पूरा पूरा आ जाएगा। सबसे पहले आप अब इसको देखेंगे कि भाई जो फिगर्स हैं ये आपको यहाँ पर जो गिवन है ये आपको दे रखी है मंथली बेसिस पे। तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 70,000 इंटू 12 ये आ गया आपका 8,40,000। फिर इसी तरह देखिए आपके पास डीए है, तो डीए की जब हम बात करेंगे तो डीए का तो फॉर्मिंग पार्ट चाहिए, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बताया, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर डियरनेस पे देखेंगे तो ये हमारे काम की है, डियरनेस पे हो जाएगी 72,000 की, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कमीशन दे रखी है मंथली बेसिस पे, जबकि कमीशन तो परसेंटेज के हिसाब से चाहिए, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये दो चीजें हैं जो आपको लेनी है। टोटल वैल्यू हो जाएगी सैलरी फॉर HRA के लिए 9,12,000, 9,12,000। अब इसको समझते हैं कि 10% चाहिए इस वैल्यू का, ये आ गया देखिए 10%। फिर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 कि ये साहब रहते कहां पर हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं बताया कहां पर रहते हैं। जब कुछ नहीं बताया तो 40% लेना है, इसका मतलब 9,12,000 का 40% कर देंगे, ये आ जाएगा 364,800। अब आपको चाहिए इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, लेकिन उससे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखो ये वाला पॉइंट सामने आएगा आपके कि 30 और ये है 91,200, तो ये छोटा है ये बड़ा है, माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में नहीं आएगा बल्कि क्या कर देंगे आप इसको नील कर देंगे। अब आपको चाहिए एग्जेम्प्टेड, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे छोटी जो वैल्यू है लोएस्ट अमंग दीज थ्री वो आपका एग्जेम्पशन कहलाता है। तो इनमें से छोटा नंबर ये है क्योंकि ये 0 है, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो गई 0। एग्जेम्पशन कितना हो गया बेटा 0। हमसे क्वेश्चन में कहा था टैक्सेबल HRA बताइए, तो यहां पर आ जाइए
लेकिन क्या बताया गया था, आप देखेंगे HRA रिसीव्ड, तो भाई मिला कितना है, मिला है 24,000। एग्जेम्प्ट कितना हुआ, कोई एग्जाम्शन नहीं मिला क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू खुद 0 है। तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू हो गई पूरी पूरी 24। आपको फुल वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर एग्जेम्प्टेड वैल्यू में सपोज 1,000 2,000 5,000 कुछ भी आता तो फिर उतना ये रिड्यूस हो जाता और बचे हुए पे टैक्स आपका लगता। तो ये हमने देखा कि HRA का एग्जेम्पशन और टैक्सेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और एक क्वेश्चन भी देखा है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।